हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। डियर स्टूडेंट, अब तक हमने पढ़ चुके हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अवशोषण। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर में। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अब तक मैं 3 लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, 3 लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं। आई होप आपने वो तीनों लेक्चर देखे होंगे और प्रत्येक चीज आपके क्लियर स्पष्ट आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें आपकी उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आप जैसा मैं बोलता हूं वैसा आप करते जाइए। आपके केमिस्ट्री में नंबर अच्छा लाना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जैसे बोलता जाता हूं वैसे आप करते जाइए। आई होप आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एक कुछ स्टूडेंटों को ये कहना है, कुछ स्टूडेंटों को मैंने ये रुझान देखा है कि अभी वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे, और उसका कारण ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में कोरोना वायरस चल रहा है। डियर स्टूडेंट, हमको ये जो मौका मिल रहा है प्रेजेंट टाइम पे घर बैठने का, इस मौके का हमको सदुपयोग करना है और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो सिलेबस के जो टॉपिक है वो क्लियर करना है। क्योंकि जैसे ही विद्यालय खुलेगा तो हमारे ऊपर ज्यादा दबाव आएगा, हमको बहुत कम समय मिलेगा और उस कम समय में हमको काफी चीजें क्लियर करनी होगी, जो कि मेरे अनुसार बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए हम क्या करें, चाहे पढ़े थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन हम डेली पढ़ें। मेरे कहने का मतलब है आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन ये नहीं कह रहा मैं आप केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको प्रत्येक दिन जैसे फिक्स कर लो कि आज मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, आज मुझे बायो पढ़नी है, आज मुझे फिजिक्स पढ़नी है। इससे होगा क्या कि प्रत्येक टॉपिक आपके क्लियर हो, क्योंकि अभी आपके ऊपर दबाव नहीं है। अभी आपको ऊपर दबाव नहीं है। दबाव कब बनेगा, जब एकदम में आपकी स्कूल खुलेंगी और आपसे बोला जाएगा कि आपके पास इतना टाइम है, इतने टाइम में आपके एग्जाम। फिर आप कहोगे सर ऐसा कैसा पॉसिबल है, ये कैसे हो रहा है। तो ऐसा होगा, ये मैं आपको पहले ही इससे सचेत कर रहा हूं कि जैसे विद्यालय खुलेंगी तो आपको पर ज्यादा डाउन लोड पड़ेगा। तो उस लोड से बचने के लिए आप क्या करें, जैसे ही आपको केमिस्ट्री की जैसे मैं क्लास दे रहा हूं, एग्रीकल्चर की जो क्लास दे रहा हूं, आप रेगुलर उनको पढ़े। और बायो की क्लास में इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ज्यादातर मैंने स्टूडेंट देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बायो क्लास भी लूं तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के अंत में कमेंट करें कि सर बायोलॉजी की क्लास भी लगाएं। तो मैं नेक्स्ट जो हमारा लेसन, फर्स्ट लेसन जो चल रहा था वो अभी अधूरा है, उसको भी मैं पूरा करूंगा। तो मेरा आपका सभी से यही कहना है कि आप जो पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको तुरंत क्लियर करते जाइए। जैसे कि मैंने अब तक आपको 1.5 चैप्टर करवा दिया है, ये आधा चैप्टर आपका हो चुका है और आपका फर्स्ट लेसन मैं कंप्लीट कर चुका हूं। उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिए, उनको अच्छी तरह से तैयार करो। और ये लेसन भी बिल्कुल सिंपल है, 4 नंबर का है, आसानी से आप 4 नंबर प्राप्त कर सकते हो। और आई होप अगर आप जैसे मैं बोलता हूं वैसे यदि आप करोगे तो आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त इसमें कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, अगर अपन बात करें अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ परिभाषा मैंने आपको बताई थी, तो एक एक नंबर में आपसे पूछ ली जाती है। मोस्टली डिफरेंस आपको याद रखने, एक तो अवशोषण और अधिशोषण में ये मोस्टली पूछा जाता है आपका, तो 3 स्टार इसको लगा लीजिए। एक भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, इसमें भी अंतर आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे। जो अपना टॉपिक है वो अधिशोषण का है। अधिशोषण में अपन ने अब तक इनमें डिफरेंस पढ़ लिया, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के बारे में हमने पढ़ लिया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक है अपना अधिशोषण के अनुप्रयोग। अगर अपन बात करें कि अधिशोषण का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनमें अधिशोषण का उपयोग करते हैं। सबसे पहले मोस्टली आप अधिशोषण का उपयोग किया जाता है वो गैस के मास्क बनाने में किया जाता है। आपने बहुत सी मूवियों में देखा होगा, या जहां पर हानिकारक गैसों का छिड़काव होता है वहां पर देखा होगा जो लोग बाग एक मास्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मास्क लगाते हैं। वो ऐसा क्यों, वो मास्क क्यों लगा होता है? क्योंकि जो हानिकारक गैसें हैं उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव न डाले, इसके लिए क्या करते हैं, वो मास्क लगाते हैं। वो मास्क किस कारण होते हैं? उनको बनाया जाता है सक्रिय चारकोल। उनको बनाने के लिए सक्रिय चारकोल का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि वो जो गैसें हैं वो गैसें उसमें अधिशोषित हो जाती है। जो कारखानों में कार्य करते हैं वो व्यक्ति भी क्या करते हैं, उन मास्कों का उपयोग करते हैं। क्यों? कारखानों में भी हानिकारक गैसें निकलती है जो उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। तो पहला अच्छा उपयोग इसका ये हो गया। अनुप्रयोग क्या हो गया कि इनका उपयोग गैस के मास्क बनाने में किया जाता है। ठीक है, यही चीज मैंने लिखी है, देखिए
लिखा है गैस मास्क बनाने में। गैस मास्क बनाने में सक्रिय चारकोल का उपयोग किया जाता है। यह मास्क कोयलों की खानों में जहरीली एवं हानिकारक गैसों को अधिशोषित कर लेता है। यानी मास्क क्या करता है, हानिकारक गैसों को अधिशोषित कर लेता है, जिससे कि उस मानव पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर अपन बात करें सेकंड, इसका उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग किया जाता है कपड़ों की रंगाई में। आपने देखा होगा हमारे विद्यालय में भी कई बार आते हैं कुछ तरीके बताने के लिए, कुछ व्यक्ति आते हैं और वो बताते हैं कि इस तरह से आप अपने कपड़ों पर कढ़ाई कीजिए, तो करने का एक पेन देते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में, जैसे मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता था केसर स्कूल में, वहां पर पिछले साल एक व्यक्ति आया था जिसने 10 रुपए का एक पेन बताया था कि भाई इस तरह से आप घर बैठे कढ़ाई रंगाई कर सकते हैं। तो वो चीजें, उनमें भी अधिशोषण का एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है। क्या होता है कि इसके लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ये फिटकरी क्या करती है, उन रंजकों को, जो उसमें रंजक होते हैं, उनको अधिशोषित कर लेती है, जिसकी कढ़ाई और जो बुनाई है वो बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर नोट की है। देखिए कपड़ों की रंगाई में कि फिटकरी का उपयोग कपड़ों की रंगाई में करते हैं, जहां ये रंजक के कणों को अधिशोषित कर लेती है। कौन कर लेती है, फिटकरी कर लेती है। ठीक, अगर अपन बात करें इसका तीसरा, तो नमी को हटाने में भी अधिशोषण का उपयोग किया जाता है। यानी आपने देखा होगा बहुत से उपकरण ऐसे होते हैं जिसमें नमी की मात्रा होती है, तो इस नमी को हटाने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। किसका डियर स्टूडेंट, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। और ये सिलिका जो जेल होती है ये नमी को हटा देती है। जितने भी महंगे उपकरण होते हैं, ये महंगे उपकरणों में जो नमी है वो विपरीत प्रभाव डालती है, तो इनको हटाने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। आप देखते हो जो एसी जो होता है हमारा, ठीक है, उस एसी में भी नमी की मात्रा होती है, तो उसको निकालने के लिए हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिससे कि उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। ठीक, यही चीज मैंने यहाँ पर नोट कर रखी है। देखिए नमी को हटाने में सिलिका जेल नमी को अधिशोषित करने में उपयोगी है। महंगे उपकरण जिन पर नमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो अधिशोषण के द्वारा नमी को हटा देते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें चौथा जो है इसमें, वो है गुणात्मक विश्लेषण कि एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम में लेख परीक्षण पर आधारित होता है। एल्युमिनियम +3 लेख परीक्षण में आधारित होता है। इस परीक्षण में होता है क्या है कि एल्युमिनियम से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका होता है डियर स्टूडेंट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिससे क्या करता है, ये इसके लिटमस के रंग को परिवर्तित कर देता है। कौन, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर नोट की है। देखिए एल्युमिनियम का लेख परीक्षण अधिशोषण पर आधारित होता है। इस परीक्षण में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जो लिटमस के रंग का अधिशोषण कर लेता है। ठीक है, तो ये मेनली आपके 4 फैक्टर हैं जो कि अधिशोषण के अपन पर आधारित होते हैं। अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या हो सकता है, रंगीन जो अशुद्धियां होती है उनको दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। निर्वात उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। जल से लवण को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ इसके इंपोर्टेंट है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 बताए थे। आपको करना क्या है, रीडिंग आपको सफी करनी है और कोई भी आपको 3 या 4 इसके अनुप्रयोग तैयार करने हैं। एग्जाम की दृष्टि से कम इंपोर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको 3 या 4 जो आपको इजी लगे वो, और खासकर अगर हो सके तो आप स्टार्टिंग के जो मैंने 4 बताए वो आप याद करो, ताकि यदि आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो आप एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है। जैसे कि मैंने 5वां लिख रखा है, रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है। 5वां लिख रखा है, वर्ण लिख लिया, क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। 7वां लिख रखा है, निर्वात उत्पन्न करने में किया जा रहा है। और 8वां लिख रखा है, जल से लवण हटाने में किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्या करोगे आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ताकि अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। और आज इस अधिशोषण को अपन खत्म करते हैं, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जल्दी उतार लीजिए डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले भी बोला था, मैं कोशिश ये कर रहा हूं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज आपको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि आप आसानी से प्रत्येक चीज क्लियर कर सको। फिर भी यदि आपको लगता है कोई आपकी ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने आपसे पहले भी बोला है कि आप ज्यादा से ज्यादा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बोले कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं उन चीजों का भी संशोधन आपके लिए करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, अपने जो भी ऐसे मित्र हैं जो कि 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनके पास मैथ, साइंस, एग्रीकल्चर या उनके पास बायोलॉजी है, तो वो क्या इनको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जोड़े, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं आपको
अगर आप इस चैनल से जुड़े रहे तो मैं आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा और प्रत्येक चीज आपकी क्लियर मैं करूंगा। ठीक है, जो जल्दी उतार लीजिए आप। या आप वीडियो को पॉज कर कर भी इसको नोट कर सकते हैं, ये एजो विश है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपको टाइम लग रहा है उतारने में तो भाई इतना तो हो नहीं सकता कि आपको पूरा टाइम दिया जाए। आपको पता है ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है, आपकी क्लास नहीं है जिसमें आपको पूरा टाइम दिया जाए 15 मिनट का। इतना टाइम मिल सकता है केवल आपको 1 मिनट। यदि आप इसमें नहीं उतार पाते हो तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज कर लोगे। ओके, जल्दी फटाफट फुर्ती के साथ। तो डियर स्टूडेंट, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और अपना अगला टॉपिक है अधिशोषण की ऊष्मा गति संभाव्यता। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है कई बार 2 नंबर में आपसे 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसकी लैंग्वेज आपको नोट करवा दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप चलते जाइए। आपको केमिस्ट्री में कहीं भी नहीं अटकने कहीं भी आपको मैं अटकने नहीं दूंगा और कहीं भी ऐसी चीज आपको नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं आती हो। आपका कॉन्सेप्ट प्लस प्रत्येक चीजें आपकी क्लियर करता मैं जाऊंगा। फिर भी कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है तो मैंने आपसे पहले भी बोला था, आप ज्यादा से ज्यादा नीचे कमेंट में लिखें सर हमको ये चीज याद नहीं हो रही है, ये परिभाषा हमारी याद नहीं हो रही है, तो आप नीचे मुझे लिखें और मैं उनका आपको संशोधन दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, चलो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। अधिशोषण की ऊष्मा गति संभाव्यता। अब बात आती है, अब आप ये बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ। पहले इसका सामान्य अर्थ अपन समझ लेते हैं। भाई ये कहना चाहता है कि अधिशोषण अधिशोषण की संभावना ऊष्मा गति के अनुसार क्या है। यानी ऊष्मा गति जिसको आपने लेसन नंबर आपने क्लास नंबर 11 में पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के बारे में आपने पढ़ा है। तो इसका कहने का मतलब है कि अधिशोषण जो होता है ऊष्मा गति की जो होता है वो ऊष्मा गति की के अनुसार अधिशोषण की संभावना क्या है। यानी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका कहने का मतलब यह है कि ऊष्मा गति के अनुसार अधिशोषण किस प्रकार होता है, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। इस बात को इसमें एक्सप्लेन करना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने यहां पर एक बना लिया अधिशोषक। ठीक है, क्या है डियर स्टूडेंट, ये अधिशोषक। ठीक है, अधिशोषक है, अधिशोषक है। और मैंने ये देख लिया ये इसका पृष्ठीय क्षेत्र हो गया। तो यहां पर ये किसके कण है, ये है अधिशोषक। और यहां पर ये किसके कण है, अधिशोष के। ठीक है, ये अधिशोष के कण किससे जुड़े होते हैं, इससे जुड़े होते हैं। किससे, अवशोषक की सतह से जुड़े होते हैं। अवशोषक की सतह से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं डियर स्टूडेंट, अवशोषक की सतह से। तो जुड़ने से इनमें क्या बनते हैं डियर स्टूडेंट, बंध बनते हैं। क्या बनते हैं, बंध बनते हैं। और बंध बनने से क्या होती है डियर स्टूडेंट, ऊष्मा एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। भाई हमने अधिशोषण यही तो पढ़ा था। अधिशोषण अपन किसे बोलते हैं, किसी ठोस पदार्थ की अधिशोषक की सतह पर यदि कोई अधिशोष जोड़ता है तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अधिशोषण। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, अधिशोषण अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब जब ये अधिशोष, क्या है डियर स्टूडेंट, ये अधिशोष, जब ये अधिशोष किससे जुड़ता है, अवशोषक की सतह के जो पृष्ठीय कण है इनसे साथ जुड़ता है तो क्या होते हैं, बंध बनते हैं। क्या होते हैं, बंध बनते हैं। बंध बनने से क्या होता है, ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त होती है। अर्थात मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं ऊष्मा का या ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि अधिशोषण जो होता है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अधिशोषण एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है या प्रक्रिया है। क्या है डियर, प्रक्रिया है। ठीक है,
आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैंने बोला कि अधिशोषक एक ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब हो गया ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन। क्यों ऊष्मा का उत्सर्जन किस प्रकार हुआ? अभी आपने देखा कि ये जो अधिशोष हैं ये किसके साथ जुड़ रहे हैं? अवशोषक की सतह के साथ जुड़ रहे हैं, उसके पृष्ठ क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। तो इससे ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है, क्योंकि बंध बन रहे हैं, बंध बनने में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, भाई एनर्जी लगेगी ना। बंध आपस में जुड़ रहे हैं, ये कण आपस में, इसके कण और इसके कण आपस में जुड़ रहे हैं, तो बंध बनेगा, बंध से जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है वो उत्सर्जित होगी। तो होने के कारण ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपसे कई बार यदि ये पूछ ले कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको आपको एक्सप्लेन करना, यदि संक्षिप्त में आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? हम ये बोल सकते हैं, क्या बोलोगे इसको? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो कि अधिशोषण की क्रिया में अधिशोषक के पृष्ठीय कणों, भाई ये जो प्रक्रिया, ये कौन सी प्रक्रिया है? अपन ये देख रहे हैं, ये जो प्रक्रिया हो रही है कौन सी प्रक्रिया है? अधिशोषण की क्रिया है। ठीक है, तो अधिशोषण की क्रिया में यदि अधिशोषक के पृष्ठीय, ये हो गया आपका पृष्ठीय कणों की, ये होगा इसके पृष्ठीय कणों, किसके? अधिशोषक के पृष्ठीय कणों, अधिशोषक के पृष्ठीय कणों की पृष्ठीय ऊर्जा में कमी होती है, तो क्या होता है? ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसलिए जो अधिशोषण है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन बात करें इसमें, अगली बात अगर इसमें बात करें अपन, ये जो अधिशोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए मैं अतः इसमें डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है, डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है, अतः डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये डेल्टा एच कहां है? ये कहां से लिख दिया आपने? अभी तो आप केवल यही बता रहे थे कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, डेल्टा एच कहां से आ गया? देखिए डियर स्टूडेंट, आपने 11th क्लास में एक समीकरण पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। दो वैज्ञानिकों ने एक समीकरण दिया था, क्या समीकरण था वो? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये समीकरण था। याद करो, आपको यही समीकरण था, यही समीकरण था ना? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब बात करते हैं अपन इसमें, ये जो डेल्टा जी है ये क्या होता है? डेल्टा जी के बारे में अगर अपन बात करें, ये होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। क्या होता है डियर स्टूडेंट? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, यानी डेल्टा जी का मतलब क्या है यहां पर? इसको पहले अपन एक एक फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, अगर अपन बात करूं मैं इसमें डेल्टा एच, किसकी बात करूं? डेल्टा एच के बारे में। ये तो क्लियर हो गया आपका, डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा एच क्या है आपका? एंथैल्पी में परिवर्तन। क्या है डियर स्टूडेंट? एंथैल्पी में परिवर्तन, ठीक है, चीजें आपकी समझ में आ रही है? एंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक है, अगर बात करूं मैं टी की, तो ये क्या है? ताप। अगर मैं बात करूं डेल्टा एस की, तो ये होगा एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन। तो ये चीजें आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, जहां आपने इस लेसन के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर इसके बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, ये समीकरण आपने पढ़ा था, तो इस चीज को मैंने दोबारा रिपीट किया है। मैंने आपसे बोला था कुछ चीजें इसमें 11th की आएगी, अगर आपने 11th क्लास अच्छी सी पढ़ी होगी। डेल्टा जी क्या बताता है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है। डेल्टा एच ये बताता है एंथैल्पी में परिवर्तन कितना हुआ। टी टेम्परेचर को शो कर रहा है, और डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन। बात करें डेल्टा एच, तो डेल्टा एच का मतलब क्या हो गया? एंथैल्पी में परिवर्तन। यानी आप हमेशा ध्यान रखना, यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो वहां डेल्टा एच का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा।
इस चीज को अपन सॉल्यूशन जो लेसन पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, वहां भी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है तो वहां ऑलवेज डेल्टा एच का मान जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर डेल्टा एच का मान ऋणात्मक है तो डेल्टा एस का भी मान ऋणात्मक होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हो, ये अधिशोष के जो कण हैं ये अवशोषक के पृष्ठीय कणों के साथ जुड़ते हैं, यानी जुड़ने के बाद अगर मैं देखूं तो स्थिति कैसी हो जाती है, इस तरह से हो जाती है, इस तरह से ये जुड़ जाते हैं आपस में, इस तरह से जुड़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब वही मैंने बात की, डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन। एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था, यानी अस्त व्यस्त। अब आप देखोगे यहां पर ये जो कण है ये ज्यादा अव्यवस्थित है और यहां पर कण ये कम व्यवस्थित है, यानी कहने का मतलब ये है यहां पर एंट्रोपी कम होगी, यहां पर एंट्रोपी ज्यादा होगी। अब जब ये कण इन कणों के साथ जुड़ेंगे तो डेल्टा एस भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट, ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन कम में से ज्यादा को यदि घटाएंगे तो कम ही आएगा ना, इसलिए इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक। किसका? डेल्टा एस का। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस का मतलब होता है एंट्रोपी में परिवर्तन। एंट्रोपी बोलते हैं अपन अव्यवस्था, तो अव्यवस्था पहले वाले केस में ज्यादा है बजाय दूसरे केस में। इसमें तो ये कण जुड़ गए तो अव्यवस्था तो कम है, यहां पर तो कण दूर दूर है, यहां पर कण एक हो गए, इसलिए यहां पर डेल्टा एस का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, अतः हमारा समीकरण क्या होगा डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों चीजें अपन माने कि डेल्टा एच भी क्या होगा, ऋणात्मक, और डेल्टा एस भी क्या होगा आपका, ऋणात्मक। ठीक है, तो क्या होगा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या होगा आपका। हमारा समीकरण क्या था, तो पहले अपन डेल्टा जी लिख ले, ये किसमें, माइनस में, तो डेल्टा एच मैंने किसमें लिख दिया, माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहां माइनस है तो ये डेल्टा ये भी माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, यानी ये स्थिति कब आएगी, जब ये दोनों चीजें हमारी ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये दो बात मैं आपको खत्म कर चुका हूं। पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो अधिशोषण जो है वो कैसी है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, इसलिए डेल्टा एच का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दूसरी बात, इस स्थिति में भी डेल्टा एस का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्यों होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, डेल्टा एस की पहली वाली स्थिति अपन देखते हैं, डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन, वहां पर कण ज्यादा व्यवस्थित होते हैं, लेकिन जैसे वो कण जुड़ जाते हैं तो व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, तो इन दोनों के मान को यदि अपन इस तरह से व्यवस्थित करें कि माइनस डेल्टा एच का मान अपन ने रख दिया, डेल्टा एस का मान भी ऋणात्मक रख दिया अपन ने, तो हमको जो समीकरण प्राप्त होगा वो ये समीकरण प्राप्त होगा। तीसरी अगर अपन बात करें इसमें मेन बात जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, कि रूम टेम्परेचर, किस पर, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर अगर मैं बोलूं तो लगभग कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी रूम टेम्परेचर पर इसका जो धनात्मक मान है, किसका, टी डेल्टा एस का, इसका जो धनात्मक मान है ये इसके ऋणात्मक मान से कम होता है। यानी मैं ये डायरेक्ट ये बोल सकता हूं, डेल्टा एच का ऋणात्मक मान डेल्टा एस के धनात्मक मान से अधिक होता है। यानी अगर मैं मान लू जैसे कि डेल्टा एस का मान कितना है, 400, ठीक है, और इसका मान कितना है, माइनस के 500, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 100 आ जाएगा आपका। यानी कहने का मतलब ये है, यदि इसका मान ज्यादा है किससे, इसके धनात्मक मान से, तो डेल्टा जी का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। डेल्टा जी का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यदि डेल्टा जी का मान भी ऋणात्मक है या डेल्टा जी भी ऋणात्मक है तो ये जो प्रक्रिया है ये स्वतः संचालित होगी, स्वतः संचालित होगी। ये जो प्रक्रिया कौन सी, अधिशोषण की प्रक्रिया ऊष्मा गति के अनुसार कैसे होगी, स्वतः संचालित होगी। जैसे मैं ये बोर्ड पर लिख रहा हूं तो ये प्रक्रिया, इसमें डेल्टा जी का मान क्या है,
ऋणात्मक है, इसलिए ये अभिक्रिया कैसे होगी, स्वतः स्वचालित हो रही है। भाई मैं लिखता जा रहा हूं फटाफट, कोई रोक टोक नहीं है, तो इसको अपन इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, एक बार फिर उसको रिकॉल कर देता हूं, फिर उसके बाद आप आसानी से इस चीज को नोट कर लेना। फिर भी आपको दिक्कत आती तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहली बात मैंने बताई थी कि जो अधिशोषण जो होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कि अधिशोषण की क्रिया में अवशोषक की जो सतह उसके जो पृष्ठीकण होते हैं उनकी ऊर्जा में कमी आती है। क्यों आती है ऊर्जा में कमी, क्योंकि बंध बनते हैं, बंध बनने से ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो स्वाभाविक है कि अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यदि वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो डेल्टा एच का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होता है। अब बात करोगे सर डेल्टा एच क्या है, इसके लिए हमको हमारी पुरानी क्लास 11th क्लास में जानना होगा, जहां पर हमने एक समीकरण पढ़ा था, गिब्स हेम्टोज समीकरण। ठीक है, वो क्या होता है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, या अगर हम बात करें डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा एच की बात करें तो ये क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन। टी की बात करें तो ये क्या होता है, ताप होता है। और डेल्टा एस की बात अपन करें तो ये होता है एंट्रोपी में परिवर्तन। यानी प्रत्येक फैक्टर का मैंने आपको इसमें संबंध इसमें आपको बता दिया। तो डेल्टा एच का मतलब क्या होगा, एंथैल्पी में क्या होगा, परिवर्तन जो होगा वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी अपन ये बोल सकते हैं कम होगा। ठीक है, ये बात होगी पहली बात। सेकंड बात ये है कि यदि डेल्टा एच ऋणात्मक है तो डेल्टा एस भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन। अगर एंट्रोपी को अपन सिंपल भाषा में बोलें तो एंट्रोपी क्या होती है, यानी अव्यवस्था, यानी कणों की जो होती है अव्यवस्था। अव्यवस्था अगर अपन देखें, शुरुआत में जब अधिशोष के कण दूर होते हैं किससे, अवशोषक के पृष्ठ की सतह से, तो अव्यवस्था ज्यादा होती है, ज्यादा फैले होते हैं, दूर दूर होते हैं। लेकिन जैसे वो जुड़ जाते हैं तो उनकी अव्यवस्था क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट, कम हो जाती है। तो मैं ये बोल सकता हूं एंट्रोपी क्या हो जाता है, मान भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। डेल्टा एस का मान भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, तीसरी बात यदि मैं आपको बताई थी मैंने इसमें कि रूम टेम्परेचर पर, किस पे, रूम टेम्परेचर पर डेल्टा जो एच है उसका ऋणात्मक मान डेल्टा एस के धनात्मक मान से अधिक होता है, केवल रूम टेम्परेचर। यदि आप अधिक टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहां पर डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। केवल रूम टेम्परेचर पर डेल्टा एच का ऋणात्मक मान डेल्टा एस के मान से अधिक, धनात्मक मान से अधिक होगा। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो डेल्टा जी का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और अगर डेल्टा जी ऋणात्मक है तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो स्वतः स्वचालित होगी। तो ये है अधिशोषण की ऊष्मा गति की संभाव्यता, या अधिशोषण के अनुसार, वो ऊष्मा गति के अनुसार अधिशोषण की संभावना क्या है, वो चीजें मैंने आपको इन 3-4 पॉइंटों की सहायता से समझाया। ये तो आ गया आपका मैटर समझाने का। अब अपन इसको एक लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं, देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको समझाया उसको मैंने एक लैंग्वेज के रूप में लिख दिया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप आसानी से, यदि बोर्ड में अगर यह क्वेश्चन आता है, आपको यह पूछा जाता है कि अधिशोषण की ऊष्मागति संभाव्यता को आप समझाइए, तो आपको इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, इस तरह से आप, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिख रखा है, आप आसानी से इसको नोट कीजिए। और फिर भी आपको यदि कोई ऐसा पॉइंट ऐसा लगा है जो आपको समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी फटाफट। यहां पर आपका अधिशोषण जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है, जल्दी उतार लीजिए फटाफट। इसके बाद एक छोटी सी परिभाषा और है, और उस परिभाषा का नाम है मोलर अधिशोषण ऊष्मा किसे कहते हैं। कई बार 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो जल्दी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर भी इस चीज को नोट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो अपन अब अपना
जो मैंने आपको बताया था छोटी सी जो परिभाषा है उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, और उस परिभाषा का नाम है, आप इस वीडियो को पॉज करके उसको उतार लेना डियर स्टूडेंट। अगर बात करूं मैं इसमें छोटी सी परिभाषा जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, मोलर अधिशोषण ऊष्मा। क्या पूछी जाती है डियर स्टूडेंट? मोलर अधिशोषण ऊष्मा। मोलर अधिशोषण ऊष्मा। ऊष्मा अभी जो मैंने आपको बताया था ये उसी का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह से इसमें, ठीक है, ये अवशोषक की सतह हो गई। क्या हो गई डियर स्टूडेंट? अवशोषक की सतह हो गई। इस अवशोषक की सतह पर ये अधिशोष के जो कण हैं, इन कणों के साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इससे क्या होगा? बंध बनेगा, और बंध बनने के बाद क्या होगी? आपकी ऊष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ठीक। और इसी के आधार पर हमने उसको क्या बोला था? ऊष्मा झेपी। सेम यही प्रोसेस है, यानी अधिशोषण के प्रक्रम में यदि अधिशोष, ये वाला जो है अधिशोष की मात्रा की कितनी? अधिशोष की 1 मोल मात्रा अवशोषक की सतह पर अधिशोषित होती है, अधिशोषित होती है, तो उससे जो ऊष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे ही बोला जाता है मोलर अधिशोषण ऊष्मा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैंने कि ये कौन सा प्रक्रम है? अधिशोषण प्रक्रम। अधिशोषण प्रक्रम में अधिशोष की 1 मोल मात्रा अवशोषक की सतह पर, इस सतह पर अधिशोषित होती है, तो इससे जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है उसे अपन बोलते हैं मोलर अधिशोषण ऊष्मा, ठीक है। तो लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए आप तुरंत। क्या लिखूंगा? अधिशोषण प्रक्रम में यदि अधिशोष की 1 मोल मात्रा अवशोषक सतह पर या अवशोषक पृष्ठ पर अधिशोषित होती है, अधिशोषित होती है, तो उससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो उससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसे मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल मैंने इसकी आपको परिभाषा बताई है, और आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अधिशोषण के प्रक्रम में यदि अधिशोष की 1 मोल मात्रा अवशोषक पृष्ठ पर अधिशोषित होती है, तो उससे ऊष्मा जो उत्सर्जित होगी उसी ऊष्मा को अपन बोलेंगे मोलर अधिशोषण ऊष्मा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा था अधिशोषण के अनुप्रयोग, ठीक है। इसके अलावा मोस्टली जो आपके ये क्वेश्चन भी मोस्टली कई बार पूछ लिया जाता है, अधिशोषण की ऊष्मा गति के अनुसार संभवतः क्या क्या संभावना है अधिशोषण की ऊष्मा गति के अनुसार, तो उसके बारे में आपने पढ़ा था। तो मैंने कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाने की। आई होप आपको वो चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी नहीं आई हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखे और ये बोलें कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसका संशोधन आपको बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा। और यही कहना चाहूंगा, यदि आपको ये वीडियो लगा है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि
मुझे लगेगा कि अधिक से अधिक बच्चे मुझे देखना चाहते हैं तो मैं अच्छा से अच्छा मटेरियल सभी बच्चों के लिए उपलब्ध करवाऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, एक नई क्लास में। ओके, बाय, सी यू।